हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैं के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 15 फरवरी 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, टाटा सन्स का चेयरमैन निम्न में से किसे 5 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन बी राजेश गोपीनाथन, ऑप्शन सी साइरस मिस्त्री, ऑप्शन डी रतन टाटा। देखिए, एन चंद्रशेखरन को 5 वर्ष के लिए फिर से टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। टाटा सन्स टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है। चंद्रशेखरन ने टाटा सन्स की बागडोर साल 2017 में संभाली थी, जब समूह नेतृत्व संकट से जूझ रहा था। चंद्रशेखरन अक्टूबर 2016 में टाटा सन्स के निदेशक मंडल में आए थे और जनवरी 2017 में उन्हें चेयरमैन बनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए एन चंद्रशेखरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में निम्न में से किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए, सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में भारत ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। यह इंडेक्स 19 देशों की तुलना में बनाया गया था। इस सूचकांक की गणना नए डिजिटल कौशल और कर्मचारी भावनाओं को सीखने में नागरिकों की तत्परता के आधार पर की गई थी। इस सूचकांक की गणना एक सर्वेक्षण के आधार पर की गई थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मद्रास उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजीव कुमार, ऑप्शन बी मुनीश्वर नाथ भंडारी, ऑप्शन सी अनिल कुमार अग्निहोत्री, ऑप्शन डी संजय शर्मा। देखिए, कानून मंत्रालय के अनुसार न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति भंडारी ने पिछले साल नवंबर में न्यायमूर्ति संजीव बैनर्जी के मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के बाद मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी मुनीश्वर नाथ भंडारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, HIV वायरस की खोज करने वाले किस नोबेल विजेता वायरोलॉजिस्ट का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन ए जॉन बी गुडनिफ, ऑप्शन बी है आपका जोआचिम फ्रैंक, ऑप्शन सी है आपका ल्यूक मॉन्टेनियर, ऑप्शन डी जैक्स डुपोचेट। देखिए, पेरिस मशहूर फ्रांसीसी शोधकर्ता और वायरोलॉजिस्ट ल्यूक मॉन्टेनियर का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्हें HIV वायरस की खोज के लिए साल 2018 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ल्यूक मॉन्टेनियर ने 1983 में ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी HIV की पहचान की और उस प्रक्रिया को समझाया जिसकी वजह से यह एड्स का कारण बनता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी ल्यूक मॉन्टेनियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व रेडियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अगस्त, ऑप्शन बी 25 नवंबर, ऑप्शन सी 10 मार्च, ऑप्शन डी 13 फरवरी। देखिए, प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2022 को विश्व रेडियो दिवस पर अपने सभी श्रोताओं और इसके विकास में योगदान करने वाली प्रतिभाओं को शुभकामनाएं दी। कनाडा के वैज्ञानिक रोगिनाल्ड फेसेडेन ने 24 दिसंबर 1906 को रेडियो प्रसारण शुरू किया था। इसके बाद वर्ष 1918 में ली द फॉरेस्ट ने न्यूयॉर्क के हाईब्रिज में दुनिया के पहले रेडियो स्टेशन की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि उस समय वहां की पुलिस ने इसे अवैध बताकर बंद करा दिया था। तो वहीं भारत ने वर्ष 1936 में पहले सरकारी रेडियो इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थी। देश की आजादी के बाद इसे ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी नाम दे दिया गया। वर्तमान में भारत में कुल 214 सामुदायिक रेडियो प्रसारण केंद्र हैं। वर्ष 2022 में विश्व रेडियो दिवस की थीम विकास यानी इवोल्यूशन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 13 फरवरी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की लागत से 2025-26 तक अगले 5 वर्षों के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए 22,275 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है आपका 26,275 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 36,275 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी है आपका 20,275 करोड़ रुपए। देखिए केंद्र सरकार ने 26,275 करोड़ रुपए की लागत से 2025-26 तक अगले 5 वर्षों के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस आधुनिकीकरण कार्यक्रम को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक इस परियोजना में जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्य और माओवाद प्रभावित क्षेत्र में नई बटालियन बनाने, उच्च तकनीक वाली फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं और अन्य जांच उपकरणों के विकास के लिए सुरक्षा संबंधी खर्च शामिल है। इसमें कहा गया है कि योजना के तहत आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और पुलिस द्वारा आधुनिक तकनीक अपनाने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें कहा तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 26,275 करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने निम्न में से कितने अन्य ऐप्स को बैन लगा दिया है? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी है आपका 54। देखिए केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने 54 अन्य ऐप्स पर बैन लगा दिया है। इसमें ब्यूटी कैमरा, स्वीट सेल्फी HD, ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, इक्वलाइजर एंड वेस बूस्टर, ऐप लॉक, वीवा वीडियो एडिटर और ऑनम्योजी चेस शामिल है। बता दें कि इससे पहले वर्ष 2020 में भी सुरक्षा को खतरा मानते हुए कुल 270 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। वहीं अब इस साल यानी वर्ष 2022 में यह पहली बार है जब सरकार द्वारा ऐप्स पर बैन लगाए जा रहे हैं। इन ऐप्स को IT कानून की धारा 69A के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 54। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए किस देश के खगोलविदों ने रहने के योग्य उच्च संभावना वाले ग्रहों की खोज करने हेतु एक नई विधि तैयार की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एल्गोरिदम का उपयोग करते हुए भारतीय खगोलविदों ने रहने के योग्य उच्च संभावना वाले ग्रहों की खोज करने हेतु एक नई विधि तैयार की है। अध्ययन के अनुसार लगभग 5000 में से 60 रहने योग्य संभावित ग्रह हैं और लगभग 8000 संभावित ग्रह प्रस्तावित है। यह मूल्यांकन पृथ्वी के साथ उन ग्रहों की निकटता, समानता पर आधारित है। इन ग्रहों को गैर रहने योग्य ग्रहों के विशाल समूह के में विषम उदाहरणों यानी कि रहने योग्य के रूप में देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पद्धति का उपयोग किया गया जिसका नाम मल्टी स्टेज मिमेटिक बाइनरी ट्री एनोमली आइडेंटिफायर है। अध्ययन ने कुछ ग्रहों की पहचान की है जो प्रस्तावित तकनीक के माध्यम से पृथ्वी के समान विषम विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने शैक्षणिक प्रशासन में नवाचार और बेहतर प्रथाओं हेतु 5वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। देखिए हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने शैक्षणिक प्रशासन में नवाचारों और बेहतर प्रथाओं हेतु 5वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया। राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन संस्थान ने जिला और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक प्रशासन में नवाचारों और बेहतर प्रथाओं हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना की है। NIEPA शिक्षा मंत्रालय के तहत न केवल भारत में बल्कि दक्षिण एशिया में भी शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता निर्माण और अनुसंधान से संबंधित एक प्रमुख संगठन है। यह पुरस्कार NIEPA द्वारा वर्ष 2014 में शिक्षा की सार्वजनिक
सार्वजनिक प्रणाली के कामकाज में सुधार हेतु जमीनी स्तर पर शैक्षणिक प्रशासन में नवाचारों और बेहतर प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। जिला और ब्लॉक स्तर पर शैक्षणिक प्रशासनिक प्रणाली के प्रभावी प्रबंधन के लिए जिला और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपनाए गए नवीन विचारों और प्रथाओं को मान्यता देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री को कार्यक्षम यानी कुशल पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए सार्वजनिक वाचनालय हैदराबाद, ऑप्शन बी सार्वजनिक वाचनालय पुणे, ऑप्शन सी सार्वजनिक वाचनालय नासिक, ऑप्शन सी सार्वजनिक वाचनालय राजगुरुनगर। आपको बता दें कि वाचनानगर यानी कि आपका लाइब्रेरी होता है, सार्वजनिक वाचनालय ने पब्लिक लाइब्रेरी। ओके, ये ध्यान रखिएगा। जब मैंने पहली बार ये वर्ड देखा तो मुझे भी लगा था कि वाचनालय यानी क्या होता है, तो उसका मैंने इंग्लिश वर्जन देखा तो यानी पब्लिक लाइब्रेरी होता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, सार्वजनिक वाचनालय नासिक ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री को कार्यक्षम यानी कुशल पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया था। सार्वजनिक वाचनालय नासिक, जिसे सवाना के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना वर्ष 1940 में अंग्रेजों द्वारा की गई थी और यह राज्य के सबसे पुराने पुस्तकालयों में से एक है। यह नासिक के सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे का एक अविभाज्य हिस्सा बना हुआ है। प्रबंधन ने 18 वर्ष में पहली बार किसी सांसद को पुरस्कार के लिए चुना है। इससे पूर्व सवाना निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए प्रतिवर्ष विधायकों या एमएलसीज को सम्मानित करता था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, सार्वजनिक वाचनालय नासिक। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।